बेटा हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो एंड हो चुका है लास्ट क्लास में। तो हम लोग जो है अब प्राइस कंट्रोल के टॉपिकल पास पेपर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम लोग जरा अटेम्प्ट करेंगे पेपर 2, फिर पेपर 1 पे भी जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपके पास क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम वाला, वो आपके पास बेटा पार्ट सी में आता है, जो 6 मार्क का होता है। और अगर वो 6 मार्क का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो 6 में से 4 मार्क सिर्फ डायग्राम के, 2 मार्क एक्सप्लेनेशन के। सही है? तो इस तरीके से आपके पास चल रहा होता है। अब देखो ये केस मैं पूरा पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले पढ़ चुका हूं। मैं आपको जनरल सा इसका आइडिया दे देता हूँ कि भाई मार्केट में हमारे पास 5 बड़े प्रोड्यूसर बैठे हुए थे टायर के। फिर मार्केट में और चाइनीज फर्म एंटर होना शुरू हो गई। जब मार्केट में चाइनीज फर्म एंटर होंगी तो जाहिर सी बात है कंपटीशन वगैरह बढ़ेगा। तो इस तरह का एक केस था। तो पार्ट सी को देखें। एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कार ऑन मार्केट फॉर टायर। कहता है कि अगर गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो उससे टायर की मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा मुझे फौरन से बता दो, अगर गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो टायर की मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जल्दी से बताएं। टायर की डिमांड या सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जल्दी बताओ बेटा। टायर का क्या बढ़ेगा। गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो टायर का क्या बढ़ेगा। डिमांड, वेरी गुड। क्योंकि बेटा जितनी गाड़ी बिकेगी उतने आपको टायर चाहिए होंगे। ऐसा ही है। जितनी गाड़ी आपकी बिकेगी उतने आपको टायर चाहिए होंगे। तो भाई अगर गाड़ी की डिमांड आपकी बढ़ रही है तो टायर की डिमांड में भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी बढ़ेगी। तो बड़ा सिंपल सा काम है। यहाँ पे आपने लेबल किया प्राइस क्वांटिटी, बेटा 1 मार्क मिल गया। पहला एक्समैन डिमांड एंड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम आ गया। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस। कितने मार्क मिल गए? 2 मार्क मिल गए। फिर टायर की डिमांड बढ़ेगी, डी से D1 आ गए, 3 मार्क मिल गए। नया एक्समैन बन गया आपके पास E1, जिसमें आपकी प्राइसेस बढ़ गई और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई। बेटा कितने मार्क्स मिल गए आपको? 4। और 2 मार्क किसके मिल रहे होंगे? एक्सप्लेनेशन के। अब मैंने उसको एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा कि भाई क्योंकि आपकी गाड़ी की डिमांड बढ़ गई तो गाड़ी की डिमांड बढ़ने की वजह से वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा फ्रॉम D to D1। मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। खत्म। इसके कितने मार्क हैं? 2। इसके कितने मार्क हैं? 4। तो बेटा टोटल कितने मार्क्स हो गए? 6 मार्क। सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड इसका केस स्टडी थी और इलेक्ट्रिक कार से एक्सटर्नल कॉस्ट वगैरह सारी चीजें छोड़ दें उसको। एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ अ सब्सिडी गिवन टू प्रोड्यूसर्स कुड अफेक्ट द मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। बेटा मुझे ये बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूसर को सब्सिडी देता हूं तो उससे मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। जल्दी से बताएं। जल्दी से बता दे बेटा। सप्लाई विल इंक्रीज, वेरी गुड बेटा। बहुत सीधी सी बात है, आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? आपकी सप्लाई बढ़ेगी। और जब आपकी सप्लाई बढ़ती है तो वो किस तरफ जाती है? राइटवर्ड जाती है। तो अब यहाँ पर डायग्राम को देखो। सही है, सीधी सीधी डायग्राम है कि आपकी सप्लाई जो है वो राइटवर्ड चली जाएगी और आप आ जाएंगे ई से E1। ठीक है। प्राइसेस कम हो गई और इक्विलिब्रियम जो है वो आपका क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है। इंक्रीज इन सब्सिडी विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स विच विल शिफ्ट सप्लाई कर फ्रॉम S to S1, reduce equilibrium price from P to P1 and increase equilibrium quantity from Q to Q1। ये हिसाब किताब आपने चलाना है। सिंपल, आपको 2 मार्क यहाँ पे मिलेंगे, 4 मार्क यहाँ पे मिलेंगे। टोटल कितने मार्क्स हो गए बेटा? 6 मार्क आपके सीधे हो गए। सही है। तो ये ज्यादातर पार्ट सी में ही डायग्राम्स आपकी टेस्ट हो रही होती है। अब जरा हम लोग बात करते हैं, आ जाए MCQs के ऊपर पेपर 1 पे।
अपनी बुक्स बेटा खोल के रखो। हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं सेक्शन कौन सा, एक सेकंड में बताता हूँ आपको। सेक्शन 6, यूनिट 6। बेटा हम लोग यूनिट 6 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अपने पास बुक्स वगैरह खोल के रखें। चले जी, देखते हैं जरा यहाँ पे हमारे पास क्या केस चल रहा है। एमसीक्यूज को देख रहे हैं। कहता है कि यार द डायग्राम शोज डिमांड फॉर चॉकलेट। फिर कहता है व्हाट कुड कॉज मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई। बेटा ये बात आप लोगों को टॉपिक में बहुत डिटेल में बताई गई थी कि मूवमेंट आपके पास सिर्फ कब आती है, जब आप प्राइस फैक्टर्स का जिक्र करते हैं, जब आप प्राइस फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं। तो आपके पास बेटा मूवमेंट सिर्फ तब आती है जब आप प्राइस फैक्टर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आप एक्स से वाई जा रहे हैं, प्राइस फैक्टर आ गया, ये हमारे पास आ गई है मूवमेंट। व्हाट कुड कॉज मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई। अ चेंज इन टेस्ट। बेटा टेस्ट चेंज होता है तो उससे शिफ्ट आता है, उससे मूवमेंट नहीं आती। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट की प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉसिबल आंसर हो सकता है। इंक्रीज इन इनकम। बेटा ये भी नॉन प्राइस फैक्टर है, इससे भी क्या आता है, शिफ्ट। एडवर्टाइजिंग कैंपेन, इससे भी क्या आता है आपके पास, शिफ्ट। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका, बी बन जाएगा। आगे आओ। In many countries, extra staff are employed by the postal service and additional collections of post are made to clear the large amount of mail before holiday periods. कहता है कि जब छुट्टियों का सीजन आता है, तो छुट्टियों के सीजन में क्या होता है कि एक तो हमें एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करना पड़ता है। सही है, एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करना पड़ता है। और दूसरी बात क्या लिखी हुई है, एडिशनल कलेक्शंस ऑफ पोस्ट आर मेड। एडिशनल कलेक्शन ऑफ पोस्ट आर मेड। अब बेटा बात सुनो, छुट्टियों का सीजन चल रहा है, छुट्टियों का सीजन चल रहा है, मैं एक्स्ट्रा स्टाफ क्यों हायर कर रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा स्टाफ बेटा क्यों हायर कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा स्टाफ इसलिए हायर कर रहा हूँ कि भाई मेरी डिमांड बड़ी होगी। वरना पागल तो नहीं हो कि मैं एक्स्ट्रा वर्कर को लेके बैठूं। ठीक है ना, भाई मेरी डिमांड बड़ी होगी तभी तो मैं एक्स्ट्रा स्टाफ हायर कर रहा हूँ ना। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये देखना है कि आपके डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है और आपके सप्लाई पे क्या इफेक्ट आ रहा है। बेटा बात सुनो, आखिर मेरी डिमांड बड़ी होगी तभी तो एक्स्ट्रा स्टाफ हायर कर रहा हूँ, यानी कि आपकी डिमांड क्या हो रही है इधर, बड़ी। सही है। अच्छा, जब मैं एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करूंगा तो बेटा मेरी प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, वो भी बढ़ेगी। मेरी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा, वो भी बढ़ेगी। तो क्या होगा बेटा, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। जब दोनों चीजें बढ़ती हैं, जब किस तरफ जाती है, राइट पे कि लेफ्ट पे, राइट पे जाती है। तो डिमांड मूव्स टू द राइट, सप्लाई मूव्स टू द राइट। आंसर बन जाएगा सी। कोई मसला बेटा इसमें। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इसमें बहुत सारी लाइन इसने बना के दी हुई है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन इसको आप लोग अटेम्प्ट किस तरह करेंगे, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। कहता है कि द ग्राफ शोज फॉर द मार्केट ऑफ राइस इट वाज एन इक्विलिब्रियम एट एक्स, लेटर देयर इज अ वेरी गुड हार्वेस्ट ऑफ राइस। कहता है जी कि हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, और कुछ टाइम बाद जो है ना वो फसल बड़ी अच्छी होगी राइस की। तो बेटा जब राइस की फसल अच्छी होगी, हार्वेस्ट अच्छी है, इसका मतलब क्या है कि आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आ रहा है, बढ़ रही है। ठीक है ना। तो अब इस तरह का क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट करने का एक तरीका है। तरीका क्या है कि आप अपनी डायग्राम खुद बना लें। ये लें, इधर आ गई प्राइस आ गई, ठीक है, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी आ गई। सही है, अपनी डायग्राम खुद बना लो। ये डिमांड आ गई, ये आपके पास सप्लाई आ गई। सही है, एस और डी। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका क्या चल रहा है, एक्स। ऐसा ही है। अब बेटा बात सुनना, जब आपकी फसल अच्छी उगेगी तो उससे आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा, आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। आप आ गए एस से S1, और आप अब बैठे हुए हो इस वाले पॉइंट पे। और बेटा यहां से जब आप यहां पे आ रहे हो, तो इस वाले पॉइंट पे आपका पॉइंट कौन सा बन रहा है, सी। तो आंसर क्या बन जाएगा, समझे बात को बेटा, क्लियर है।
कहता है कि अ गवर्नमेंट टैक्सेस द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। बेटा वापस से सुन लो। इसमें आपने क्या किया है कि आपने अपनी डायग्राम बना ली। ठीक है, अपनी डायग्राम बना ली। ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई। सही है ना। ये क्या बन गया आपके पास, एक्स। ये क्या बन गया आपके पास, एक्स बन गया। कहता है कि आपकी हार्वेस्ट अच्छी हुई है, आपकी फसल अच्छी होगी है। आपकी फसल अच्छी होगी है, इसका मतलब क्या है कि बेटा आपकी सप्लाई क्या हो गई होगी, आपकी सप्लाई बढ़ गई होगी। सही है ना। आप एक्स से उठ के किधर आ गए, इस पॉइंट पे आ गए। और ये वाला पॉइंट डायग्राम के हिसाब से कौन सा है, सी। क्योंकि देखो आपकी सिर्फ सप्लाई बढ़ रही है, आपकी सिर्फ सप्लाई बढ़ रही है। आपकी डिमांड अभी भी अपनी जगह पर ही बैठी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। समझे बात को। अच्छा जी, हम लोग कहाँ पे थे, इधर। अ गवर्नमेंट टैक्सेस द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। बेटा गवर्नमेंट ने गाड़ी की प्रोडक्शन को टैक्स कर दिया। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या लगा रही है भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, सप्लाई पे। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, सप्लाई पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने की वजह से बेटे आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है, आपकी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है। व्हाट इज लाइकली टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग कार्स। बेटा अगर इनडायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर लगा है तो इससे क्या होता है कि मेरे प्रोड्यूसर पे बर्डन बढ़ता है। और जब बर्डन बढ़ेगा तो बेटा मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ना, वो कम थोड़ी होगी। गलत। इसने पूछा भाई क्या चीज कम हो रही है, द प्राइस ऑफ कार। बेटा कॉस्ट बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा तो आप प्राइस भी बढ़ाओगे, प्राइस भी तो बढ़ाओगे। यहां पे उसने क्या पूछा भाई, डिक्रीज। गलत। रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू मिलेगा ना, जब टैक्स लगाएंगे लोग गाड़ी खरीदेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। तो रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा। गलत। सप्लाई ऑफ कार, सप्लाई ऑफ कार जब आपकी गिरेगी। द टेबल शोज प्राइस ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ एक्स पर वीक। कहता है जी कि हमारे पास क्या हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई चल रही है गुड एक्स की। सही है ना। आपके पास यहाँ पर प्राइस गिवन है, डिमांड गिवन है, सप्लाई गिवन है। सही है। व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द गवर्नमेंट इम्पोज मिनिमम प्राइस। बेटा पहले तो मुझे ये बता दो, ये जो टेबल आपके सामने है, इस टेबल में इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। इस टेबल में इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। जल्दी से बताओ, इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है यहाँ पे। 30, वेरी गुड। क्योंकि 30 पे आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल। तो जहां पर वो इक्वल होता है वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है। कहता है कि गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगा दी है। बेटा मिनिमम प्राइस कहां पे लगती है, अबव द इक्विलिब्रियम, अबव द इक्विलिब्रियम। और कौन सी प्राइस पे लगाई है, 40 पे। यहां पे उसने लगा दी मिनिमम प्राइस। अब बेटा जब मिनिमम प्राइस लगी है तो आपकी सप्लाई कितनी हो गई, 14। आपकी डिमांड कितनी हो गई, 10। यानी कि 14 इज ग्रेटर देन 10। 14 इज ग्रेटर देन 10। तो बेटा व्हेन 14 इज ग्रेटर देन 10 इसका मतलब क्या है कि मार्केट में क्या क्रिएट हो गया है आपके पास, सरप्लस। देखो सरप्लस कहाँ पे आ रहा है, जब मिनिमम प्राइस लगाएगा तो क्या होगा बेटा, ये देख लो, ये आपके पास सरप्लस आ जाएगा। तो 5 का आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, सी। अच्छा भाई, 6 कहता है डायग्राम शोज द मार्केट फॉर ब्रेड। और आप ये देखें आपकी डिमांड इधर क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट हैव कॉज्ड अ चेंज इन डिमांड फ्रॉम D1 टू D2। कहता है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से आपकी डिमांड ऐसे राइटवर्ड चली गई फ्रॉम D1 टू D2। तो आप बेटे ऑप्शंस को देखो। पहला है अ फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्रेड। बेटा अगर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्रेड आपके पास कम होती ना, तो उससे तो आपकी सप्लाई बढ़ती, उससे तो सप्लाई बढ़ती है आपकी, उससे डिमांड थोड़ी बढ़ती। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑल्टरनेटिव टू ब्रेड। बेटा ऑल्टरनेटिव टू ब्रेड का मतलब क्या है, समझो।
कहता है कि अगर कोक की प्राइस कम होगी तो पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? बेटा पेप्सी की डिमांड भी कम होगी, क्योंकि लोग पेप्सी छोड़ के कहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे? कोक पे। तो अगर कोक की प्राइस कम होगी तो पेप्सी की डिमांड कम होगी, कोक की प्राइस बढ़ेगी तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, लोग क्या करेंगे? कोक को छोड़ के पेप्सी पे जाना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मैं कहता हूं कि ब्रेड का ऑल्टरनेट, लेट से राइस ले लेते हैं। मैं कहता हूं जी चावल जो है वो ब्रेड का ऑल्टरनेट। तो बेटा अगर चावल की प्राइस बढ़ेगी तो लोग चावल छोड़ के ब्रेड पे जाना शुरू हो जाएंगे, तब ब्रेड की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहां पर वो क्या कह रहा है कि चावलों की प्राइस कम हो गई है। क्या कह रहा है? चावल की प्राइस कम हो गई है। जब चावल की प्राइस कम होगी तो लोग बेटे ब्रेड छोड़ के किधर जाना शुरू हो जाएंगे? चावल पे। यानी कि ब्रेड की डिमांड क्या होनी चाहिए इधर? कम होनी चाहिए। और हमने क्या शो करना है कि ब्रेड की डिमांड बढ़ रही है। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट दैट ईटिंग ब्रेड इज हेल्दी। बेटा एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इससे आपकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि मैं यहाँ पे गुड की अच्छाई बता रहा हूँ। राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू ब्रेड। मैंने कहा जी कि लेट से जैम महंगा हो गया। जब जैम महंगा होगा या मक्खन महंगा होगा तो लोग जैम कम खाएंगे, तो ब्रेड कम इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रेड की डिमांड तो कम होगी ना भाई, ब्रेड की डिमांड बढ़ेगी थोड़ी। अच्छा अब ये देखो वापस से वैसा ये क्वेश्चन आ गया, मुझे जरा इसका आंसर बताओ, सेवन का क्या होगा जल्दी से। सेवन का आंसर बता दें फौरन से, क्या होगा? जी बेटा क्या आंसर है? ए या सी? बेटा एक चीज बताओ ना। मुझसे कह रहा है बी, चलो देख लेते हैं। डायग्राम शोज डिमांड सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, और आप बैठे हुए हैं एक्स पे। मैंने आपसे कहा था कि भाई आप अपनी डायग्राम बना लिया करें इस तरह का क्वेश्चन हो तो। ठीक है, ये आ गया आपके पास पॉइंट एक्स। Which point indicates new equilibrium position if there is an increase in the price of close substitute for the commodity while other things remain the same? कहता है कि यार अगर आपकी क्लोज सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाती है और बाकी सारी चीजें सेम है, तो आपके डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यानी कि बेटा अगर कोक महंगी होगी तो पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लोग पहले के मुकाबले में ज्यादा पेप्सी पियेंगे। आप बैठे हुए हैं एक्स पे, सही है ना, लोग पहले के मुकाबले में ज्यादा पेप्सी पियेंगे, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ेगी। और आप एक्स से किधर आ जाएंगे? आप एक्स से आ जाएंगे ये वाले पॉइंट पे। तो डायग्राम के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके पास ये सिनेरियो हमने बनाया ना कि ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है ना, ये हमारा एक्सपेंस चल रहा है। तो जब बेटा आपके पास डिमांड और एक गुड की प्राइस बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी, कोक की प्राइस बढ़ेगी, तो बेटा पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी और आपका आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ गए बात को? अब देखो इस पे आओ, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, हाँ? इसको जरा समझना। डिमांड एंड सप्लाई गिवन है आपके पास, सही है, डिमांड एंड सप्लाई गिवन है। ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई। आप ऑपरेट कर रहे हैं एक्स पे, सही है ना, आप ऑपरेट कर रहे हैं एक्स पे। यानी कि अगर मैं इसको डायग्राम पे मार्क करूं
ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई है। आप ऑपरेट कर रहे हो बेटा एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, सही है। कहता है कि अब फर्म पेज फॉर सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग, तो नया इक्विलिब्रियम क्या बनेगा? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, जब एडवर्टाइजिंग होती है तो उससे आपकी डिमांड बढ़ती है, उससे आपकी डिमांड बढ़ती है। और डिमांड जब आपकी बढ़ेगी तो वो बेटा किस तरफ जाएगी? राइटवर्ड्स, ऐसा ही है। डिमांड जब आपकी बढ़ेगी तो वो जाएगी राइटवर्ड, यानी कि वो ऐसे जाएगी। अब देखो टेक्निकली आंसर क्या होना चाहिए था? ये। बट द प्रॉब्लम इज कि यहां पर कोई भी ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं है। यहां पर कोई भी ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं है। आपके पास ये दो आंसर आ रहे हैं, बी या सी। क्योंकि देखो यहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। आप अपनी तरफ से तो मार्किंग कर नहीं सकते। तो अब बचे ये दो पॉइंट, और इंफॉर्मेशन है सिर्फ इतनी। तो बेटा हमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग कैंपेन से आपकी डिमांड बढ़ गई, सही है ना। लेकिन बेटा एक बात मुझे ये बताओ, एडवर्टाइजिंग जो होती है वो बिजनेस के लिए खर्चा होता है कि नुकसान, फायदा होता है? कॉस्ट होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो एडवर्टाइजिंग से बेटे बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? बढ़ेगी। और जब बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो बिजनेस की सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि आपकी सप्लाई जो है वो ऐसा पीछे की तरफ शिफ्ट करेगी। तो आपकी सप्लाई एग्जामिनर डायग्राम में बेटा यूं पीछे की तरफ शिफ्ट कर रही है, ऐसे पीछे की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो आपके पास पॉइंट कौन सा मैच हो रहा है इधर? बी, के करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी है। कोई मसले वाली बात? लाइन पे आ जाओ बेटा। यहां तक कहानी समझ आई थी? यहां तक कहानी समझ आई थी आपको? अब प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे ये है कि अपने पास ये ऑप्शन ही नहीं है ना, ये ऑप्शन है ही नहीं। तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। बिजनेस क्या कर रहा है? एडवर्टाइजिंग। तो बिजनेस का खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा? जब बिजनेस का खर्चा बढ़ेगा बेटा तो आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? कम हो जाएगी। तो हम लोग किधर आके मिलेंगे फिर? 9 को देखो जरा। कहता है जी कि द डायग्राम शोज मार्केट फॉर बाइसाइकिल्स, द डिमांड फॉर बाइसाइकिल इंक्रीजेस एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरर्स आर एबल टू कट कॉस्ट थ्रू न्यू प्रोडक्शन मेथड। देखो दो बातें कर रहे हैं। कह रहा है एक तो आपकी डिमांड बढ़ गई, दूसरी बात क्या कर रहा है कि आपका खर्चा कम हो गया, आपकी कॉस्ट कम हो गई। जब बेटा आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। दो बातें, एक तो डिमांड बढ़ी, दूसरा आपका खर्चा कम हो गया तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप जरा आंसर को देख लेते हैं क्या चल रहा है। बेटा पहला इक्विलिब्रियम आपका बनेगा D1 पे और S1 पे, जो किधर आ रहा है? इधर। यानी कि ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही है और ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ रही है। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी। कहता है कि आपकी डिमांड बढ़ के D2 पे आ गई और आपकी सप्लाई बढ़ के S2 पे आ गई। अब दोनों कहां पर मिल रहे हैं? अब दोनों यहां पर मिल रहे हैं। अब आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आ रही है? अब आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये आ रही है। और बेटा अब आपकी प्राइसेस क्या चल रही हैं? सेम। प्राइस पे कोई भी अफेक्ट नहीं आ रहा। तो आपकी प्राइस क्या है? अनचेंज्ड। और आपकी क्वांटिटी क्या है? बढ़ रही है। कोई मसला बेटा? सी आंसर है दानियाल इसका बेटा, ए नहीं है। ए में तो दोनों चीजें बढ़ेंगी ना। अच्छा क्या लिखा हुआ है? अ मेजर ऑयल प्रोड्यूसर समटाइम्स ट्राई टू रेज द प्राइस ऑफ ऑयल। कहते हैं कि एक ऑयल प्रोड्यूसर है, कभी कभार क्या करता है कि यार मुझे ना अपनी ऑयल की प्राइस बढ़ानी है। बेटा सप्लाई भी तो बढ़ रही है साथ में। आप ये भी तो देखो ना, डायग्राम बनी भी तो है आपके सामने। आपने बस पॉइंट जोड़ के इक्विलिब्रियम बनाना है। ये ड्यूअल केस वाला गेम था कि डिमांड अगर बढ़ रही है तो सप्लाई भी तो बढ़ रही है साथ में।
अच्छा, कहता है कि यार एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, कभी कभार क्या करता है कि वो प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है ना। हाउ वुड दिस बी शोन ऑन डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। तो अब जरा ऑप्शंस को देखना। पहला ऑप्शन कहता है अ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व टू द राइट। मैं यहाँ पे अलग अलग डायग्राम्स बना रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा भाई, इधर आ गई प्राइस। यहाँ पर आ गई क्वांटिटी। ये आपका डिमांड कर्व बना हुआ है। ठीक है। कहता है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व टू द राइट। मूवमेंट टू द राइट, राइट का मतलब होता है बेटा ये वाली मूवमेंट। ये वाली मूवमेंट टू द राइट का मतलब क्या है कि बेटा आप प्राइसेस को क्या कर रहे हो, आप प्राइसेस को कम कर रहे हो। आप प्राइसेस को क्या कर रहे हो बेटा, कम कर रहे हो। और हमने यहाँ पे प्राइसेस को क्या करना है, बढ़ाना है। तो क्या ये करेक्ट आंसर होगा? नो। ऑप्शन बी पे आइएगा। बी कहता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द राइट। अब ये देखें, ये डिमांड है, ये सप्लाई। ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड सप्लाई कर्व टू द राइट। तो बेटा अगर वो सप्लाई कर्व को राइट वर्ड शिफ्ट करेगा तो आपकी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, फॉल हो रही है। हमने प्राइसेस को बढ़ाना है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द लेफ्ट। शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द लेफ्ट, इसको थोड़ा सा यहां पे बना। शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द लेफ्ट का क्या मतलब है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। बेटा ये प्राइस लेवल चल रही है। अगर डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो बेटा प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आएगा, फॉल हो जाएंगे। हमने प्राइसेस क्या करनी है, बढ़ानी है। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर डी। भाई ये डिमांड है, ये सप्लाई है। कहता है कि जी सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो, ये प्राइस लेवल चल रही है। तो जब आप सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो बेटा देखो सप्लाई पीछे आ गई और प्राइसेस क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। और हमारा अल्टीमेट गोल भी क्या था, प्राइसेस को बढ़ाना। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सही है जी। क्लियर है। ये 10 एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दिए हैं। अब बाकी इसके इस चैप्टर के तकरीबन भी 90 एमसीक्यूज है, 90 95 एमसीक्यूज है, 90 95। तो वो आप लोगों ने बेटा कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, जान मारो और इनको अटेम्प्ट करो। समझ गए हैं बात को भाई? क्लियर है। चले जी, जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।